अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेक्चर 5 को आज हम कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर 5 के अंदर हम फर्दर डब्ल्यूबीएस को लेके चले जाएंगे आगे। हमारी पिछली जितनी भी लेक्चर्स हुई थी वो स्टेप बाय स्टेप आ रही है। हम यहाँ पे जितने भी डेटा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें डिफ़ाइन करूँ, जो अपना मेरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो चीज़ें मैं डिफ़ाइन करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ सऊदी अरामको को। और स्पेशली ये कोर्स जो है जस्ट प्राइम और P6 सीखने के लिए नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, हम साथ-साथ वो भी कवर करेंगे। यानी एग्ज़ाम्पल हमारे प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ होती है, प्रोक्यूरमेंट के हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है एनएमआर 601, 602। इस तरह हमारे पास एमटीए होता है, एमआर होता है, एनएमआर 603 हो गया, पीयूज़ आ गए, डिलीवरी नोट्स आ गए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे प्लानिंग से भी और क्वालिटी से भी जो है कॉन्टैक्ट में होती है। इवन कि प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी कॉन्टैक्ट में होती है। यानी ये जितना भी हमारा काम होता है, ये कंबाइन चलता रहता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल दे देता हूँ कि प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो पीयू जब इश्यू कर लेता है, यानी परचेज़ ऑर्डर दे देता है, तो जब वो साइड पीयू आ जाता है, तो उसको जब चेक करेगा वो क्वालिटी की टीम चेक करेगी। ठीक है? अब डेफ़िनेटली जो चीज़ आपको पीयू में डिफ़ाइन हुई है, यानी परचेज़ ऑर्डर में जो आपने डिफ़ाइन की है, वही चीज़ आपने डिलीवरी नोट के अंदर चेक करनी है और वो कौन चेक करेगा? वो क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर चेक करेगा। अब इसके बाद जो है जब वो क्लेम की तरफ आते हैं ना, यानी उस मटेरियल को जब क्लेम करना होता है क्लाइंट से, यानी उसकी जो पेमेंट है वो हमने लेनी होती है। हमारी जो क्लेम होती है ना, वो मंथली बेस पे होती है। स्पेशली अरामको प्रोजेक्ट पे इनवॉइसेस जो बनती है, आईपीसी आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्रीज़ के अंदर, आईपीसी इसको कहते हैं। सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे इसको इनवॉइसेस कहते हैं। अब जब आप मंथली बेस पे इनवॉइस क्लेम करेंगे ना, तो आप वो जो पीयू आपने चेक किया है, वो जो आपने डिलीवरी नोट चेक किया है कि मटेरियल आपके पास रिसीव हुआ है, उसकी आरएफआई क्लियर है, तो उस क्लेम में आप उस डॉक्यूमेंट पे बेस पे इस मटेरियल को क्लेम कर सकते हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल ये देता हूँ कि एक मटेरियल एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे मैंने डिफाइन की है प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ को अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे, प्रीकास्ट पैनल एग्जांपल है मेरे पास या स्टील स्ट्रक्चर है। अब स्टील स्ट्रक्चर का सबसे पहले हमारे पास जो है परचेस ऑर्डर जाएगा, यानी वेंडर जब सेलेक्ट हो जाता है, इसकी एक्टिविटीज़ जब मैं डिफाइन करूँगा स्टेप बाय स्टेप मैं डिफाइन करूँगा इसको और डिटेल से डिफाइन करूँगा कि वेंडर की सिलेक्शन किस तरह होती है, पीयूष हम कब इशू करते हैं, फिर एनएमआर होता है, फिर एनएमआर 601 होता है, 602 होता है। उसके बाद वेंडर की फैब्रिकेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर डिलीवरी टू कंस्ट्रक्शन साइट्स स्टार्ट हो जाती है। लास्ट में हमारे पास जो है एनएमआर 603 रिलीज़ हो जाता है। अब इसको फर्दर जब मैं इसको एक्टिविटीज़ को डिफाइन करूँगा तो साथ में समझाऊँगा भी कि ये एनएमआर 601, 602 क्या होता है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था स्टील स्ट्रक्चर की, जब स्टील स्ट्रक्चर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फ्यूज़ मैंने इश्यू किया परचेज़ ऑर्डर, तो वेंडर को यानी एक सब कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर को मैंने बता दिया, सप्लायर को मैंने बता दिया। सप्लायर या वेंडर वो होता है जो हमारे लिए प्रोजेक्ट पे मटेरियल लेके आता है, या वेंडर सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे इसको कहते हैं, जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करता है। जब मैं इसको परचेज़ ऑर्डर इश्यू करता हूँ ना, स्टील स्ट्रक्चर की एग्ज़ाम्पल मैंने इसको बताया कि मुझे 40 टन जो है स्टील चाहिए। जब साइट के ऊपर वो मुझे स्टील लेके आ जाता है, तो क्यूसी इंस्पेक्टर जो है इसका पीओ भी चेक करेगा और इसकी डिलीवरी नोट भी चेक करेगा। अगर इन केस पीओ के अंदर 40 टन जो है स्टील जो है डिफाइन हुआ है और साइट के ऊपर डिलीवरी नोट के अंदर जो है हमें वो स्टील 20 टन आया है, तो क्यूसी इंस्पेक्टर उस पे रिमार्क्स दे देगा कि जो एज़ पर पीयू हमें डिफाइन हुआ है स्टील स्ट्रक्चर वो 40 टन है और डिलीवरी नोट के जो है वो 20 टन हमारे पास आएगा। जब यही पीयूज़ हो प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगी, क्लेम मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, जब वो क्लेम करेगा तो प्लानिंग डिपार्टमेंट वो 20% जो रिसीव हुए ना वही क्लेम करेगा, 40% क्लेम वो नहीं कर सकता। जो उसको मटेरियल रिसीव हुआ है वही वो क्लेम करेगा। ठीक है, फिर बाद में एग्ज़ाम्पल 20 आपका 20 टन जो है बाद में भी आ सकता है, फिर आप दोबारा आपकी पीयूज़ जो होती है, वो दोबारा क्यूसी इंस्पेक्टर ने चेक करनी होती है। जब आप क्लेम मैनेजमेंट की तरफ जाएँगे ना, जब आप क्लेम करते हैं ना, तो वहाँ पे आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यही पीयूज़ हो गया, आरएफआईज़ आ गया, एनएमआरज़ हो गए, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अटैच करनी होती है। जब आप इनवॉइस सबमिट करते हैं, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप साथ में उसको भिजवाओगे, ठीक है? यानी स्टील स्ट्रक्चर मैंने एग्ज़ाम्पल क्लेम किया है।
तो वहाँ पे इसके पीओज़ हो गए, इसके एनएमआर्स हो गए, इसके फैट टेस्ट होता है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, एनएमआर 601, 602, 603। इसके बाद अगर हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग मटेरियल है तो उसके लिए एमआर होता है या एमटीए होता है। आगे मैं समझाऊँगा कि किस मटेरियल के लिए एनएमआर चाहिए, किस मटेरियल के लिए हमारे पास एमटीए चाहिए। तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जो हमने यहाँ से काम जो इलेक्ट्रिकल वर्क का रहता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, और प्री कमिश्निंग के अंदर भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं वो भी हम आज डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी जो टेस्टिंग के अंदर जो टेस्टिंग होती है, एनर्जाइजेशन प्लान होता है, इस तरह एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ओपीआर होता है, ठीक है? ओपीआर क्या होता है, इसकी डिटेल से मैं कई वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पे डिस्कस करूँगा फॉर्मेट के साथ, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। स्नैग लिस्ट होता है या पंच लिस्ट जिसको हम कहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है हमारी, जो प्री कमिश्निंग, टेस्टिंग एंड कमिश्निंग में हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं, कल हमने डिफ़ाइन किया था मैकेनिकल वर्क को, आज मैं डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क को। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वर्क में हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, यानी उसकी डब्ल्यूबीएस को हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम एक्टिविटीज़ की तरफ आगे जाएँगे, ठीक है? अब इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल का होप क्लियर होगा, अगर कहीं भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो मैं साथ-साथ जो है रिप्लाई दिया करूँगा, क्लियर करूँगा। प्लम्बिंग की एक्टिविटीज़ जितनी हैं, वो एक्टिविटीज़ की हम डिफ़ाइन करेंगे, बट अभी जो है हम इसके अंदर डब्ल्यूबीएस को फर्दर लेके चलते हैं, ठीक है? यहाँ से मैं ओपन करता हूँ डब्ल्यूबीएस को, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर है, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क इसकी यहाँ तक हमने इसको डिफाइन किया था। अब इलेक्ट्रिकल में हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, और इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटीज़ मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ गई, हमारे पास लाइटिंग आ गई, ठीक है? लाइटिंग का जितना वर्क होगा वो हम डिफाइन करेंगे। अब लाइटिंग में हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, यूटिलिटी बॉक्सेस होती है, ईएमटी पाइप होता है, केबल होता है हमारे पास, केबल पुलिंग जिसको हम कहते हैं, लाइटिंग फिक्सचर होती है, स्विचेस होते हैं, और लाइटिंग केबल टर्मिनेशन होता है। इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, वो आगे हम एक्टिविटीज़ के अंदर डिफाइन करेंगे। ये लाइटिंग की एक्टिविटीज़ आती है। नेक्स्ट जब हम ऐड करते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पावर की है। पावर की कुछ एक्टिविटीज़ होती है, वो हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। इस तरह आपके पास पावर के अंदर कौन-सी आती है, हमारे पास पीवीसी कंडक्ट आ जाती है, ठीक है? इसके अंदर पावर की अपनी हमारे पास केबल्स होते हैं, और लाइटिंग की अलग होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है? ऊपर टेलीकम्युनिकेशन को आप अलग से भी डिफाइन करते हैं, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन भी जो है, यानी टेलीकॉम की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है या इंस्ट्रूमेंट की एक्टिविटीज़ जो होती है, वो हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसी के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो आपने भी इसको यहाँ से ना लिस्ट के अंदर भी डिफाइन करने हैं, लेकिन वहाँ पे ऊपर जो प्रोक्यूरमेंट के अंदर हमने इसकी एक्टिविटी जो है डिफाइन की है ना, प्रोक्यूरमेंट का मटेरियल, वो फिर हम लिंक करेंगे यहाँ पे इसकी एक्टिविटी के साथ, टेलीकॉम की एक्टिविटी के साथ हम लिंक करेंगे इसको। यहाँ पे मैं इसको फुल कर लेता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन है हमारे पास। ओके, अब टेलीकम्युनिकेशन भी हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है, यूटिलिटी बॉक्सेस इसकी अपनी लगती है। इसमें साइज़ का फ़र्क है, सेम होती है, यानी इसकी भी यूटिलिटी बॉक्सेस होती है, लाइटिंग की भी, पावर की भी, लेकिन इसमें साइज़ का फ़र्क है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा-सा इसके अंदर यानी पावर के अंदर कंसिडर हुआ है, बट इसको मैं यहाँ से आउट कर लेता हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब इस तरफ फर्दर टेलीकॉम की, लाइटिंग की, इलेक्ट्रिकल की आपके पास जो एक्टिविटीज़ है, वो आप यहाँ से इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर फर्दर हमारे पास जो है, अब ये एक्टिविटी जो है मेरी ग्राउंड फ्लोर के अंदर है। तो सेम जिस तरह मैंने बताया था कि आप लोग के पास डेफ़िनेटली ये फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी आ सकती है, और रूफ फ्लोर के अंदर भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यानी जो ग्राउंड फ्लोर की है, और फर्स्ट फ्लोर में ही पेस्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट। किस तरह पेस्ट करेंगे? मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा, और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पे क्लिक करूँगा, यानी डब्ल्यूबीएस है ये हमारे पास। लाइटिंग पे क्लिक करूँगा, और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से अभी मैं कॉपी करता हूँ, और यही चीज़ मैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है डिफाइन करूँगा, और नेक्स्ट यहाँ से जो है मैं इसको रूफ फ्लोर के अंदर भी इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है?
क्योंकि मोस्टली अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल वर्क जो है रूफ फ्लोर के अंदर भी होता है, ऊपर भी होता है, छत के ऊपर भी होता है और फर्स्ट फ्लोर के अंदर। आपके पास जितनी भी फ्लोर है वो आपने चेक करने हैं, ठीक है? ये ड्राइंग से भी आपको पता लग जाता है। बट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस से भी पता लग जाता है। इन एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट पहले किया हुआ है, इवन कि आपने साइट के ऊपर भी काम किया है, साइट इंजीनियर भी काम किया है, तो आपको भी पता लग जाता है इतना कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ जो है रूफ़ के ऊपर होती है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ जस्ट, पर बाद में हम इसकी अगर एग्ज़ाम्पल कोई एक्टिविटीज़ हमारे पास नहीं आती, जब हम एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करेंगे, तो इसको हम फिर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो इश्यू नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग 2 है। बिल्डिंग 2 के अंदर हमारे पास जो है हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बिल्डिंग 2 ऐड किया है। यहाँ पे मैं जो है पहले डिफ़ाइन करूँगा टेस्टिंग एंड कमीशनिंग की जो मेरे पास एक्टिविटीज़ होती है। अब टेस्टिंग के अंदर हमारे पास कौन-सी होती है, यानी कौन-सी एक्टिविटीज़ आती हैं? अब टेस्टिंग के अंदर हमारे पास जो है जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल का काम किया है, मैकेनिकल का काम किया है, सिविल का, साइट डेवलपमेंट का, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनर्जाइज़ेशन प्लान। इसको कहते हैं एनर्जाइजेशन प्लान, यानी जो मटेरियल, जो इक्विपमेंट, जो पावर, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, सिविल, पाइपिंग, व्हाटएवर जो भी है, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये जो हमने काम किया है, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो इसको कहते हैं एनर्जाइजेशन प्लान, इसका बनता है प्रॉपर। तो यहाँ से जो है टेस्टिंग के अंदर जो है मैं डायरेक्ट एक्टिविटीज़ पुट कर लूँगा और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको भी हम फर्दर टेस्टों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट जो है टेस्टिंग दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो टेस्टिंग जो है ऑलरेडी डिफाइन हुआ है। ये देखो ये टेलीकॉम टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के अंदर है, टेस्टिंग है। तो यहाँ से जो है मैं इसको आउट कर लेता हूँ और इसको मैं जो है नाम दे देता हूँ एनर्जाइज़ेशन प्लान या पंच लिस्ट। पंच लिस्ट कर लेते हैं, एनर्जाइज़ेशन प्लान जो है हम टेस्टिंग के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, पंच लिस्ट भी यहाँ पे ऐड हुआ है ऑलरेडी। ओके, यहाँ इसको आई आई थिंक मैंने चेक नहीं किया। इसको हमने डिफ़ाइन ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो एक्टिविटीज़ है, वो हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब पंच लिस्ट के अंदर भी हमारे पास जो है जो साइट के ऊपर हमारी कोई एक्टिविटीज़ के अंदर कोई इश्यूज़ वगैरह हो, तो वो साथ-साथ हम इसके अंदर चेक करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा एक्टिविटीज़ जो होगी, जो डॉक्यूमेंट के हवाले से होती है, यानी प्रोवाइड ऑल एज़ बिल्ट ड्राइंग, प्रोवाइड ऑल क्वालिटी डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड ऑल प्रोक्यूरमेंट डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड ऑल या सबमिशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की जो आपके डॉक्यूमेंट होती है, जितनी भी हमारा प्रोजेक्ट का डाटा होता है, ये लास्ट में हमारा जो क्लाइंट होता है, उसके हवाले हो जाता है, ठीक है? जब हमारी टेस्टिंग हो जाती है, तो उसको भी हम यहाँ से जो है इसके अंदर एक WBS ऐड कर लेते हैं, डीमोबिलाइजेशन, कंप्लीशन एंड डीमोबिलाइजेशन, इसी के अंदर मैं ऐड करता हूँ। इसी के अंदर हम वो डॉक्यूमेंट के जो है, वो एक्टिविटीज़ यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ कंप्लीशन एंड डीमोबिलाइजेशन, ये हो गया, ठीक है? अब इसके अंदर कंप्लीशन एंड डीमोबिलाइजेशन के अंदर एक्टिविटी जो मैं डिफाइन करूँगा, वो मैं करूँगा एक तो डॉक्यूमेंटेशन, यानी कंप्लीशन के अंदर मेरी प्रोवाइड एज वेल ड्राइंग, प्रोवाइड QC डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड प्लानिंग डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड HEC रिकॉर्ड, ये सारे मैं करूँगा। और डीमोबिलाइजेशन के अंदर हमारे पास रिमूवल ऑफ साइट ऑफिसेज हो गए, हमारे पास जिस तरह डीमोबिलाइजेशन हमारे हो जाता है, वो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ से एक्टिविटीज़ के ऊपर आता हूँ यहाँ से और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ बिल्डिंग 2 हमारे पास आ गया। ये सारे एक्टिविटीज़ डिफाइन हमारे सही तरह हो गए। अब जब आपका बेसलाइन सबमिट नहीं हुआ था उसके अंदर, उससे पहले अगर इन केस यहाँ से आपने कोई चेंजेस आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। यानी एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मेरा स्टॉर्म लाइन के अंदर में से कोई चीज़ मिस हो गई। यानी एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा चिल्ड वाटर नेटवर्क मुझसे रह गया और वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो बेसलाइन जब तक आपने सबमिट नहीं किया होता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का सिंपल प्रोसेस है, ठीक है? इस कोड को आप ना देखें, इससे कुछ नहीं होता। आईडी जो है हम बाद में भी चेक कर सकते हैं, आगे हम चेक भी करेंगे, यानी चेंज भी करेंगे। बट इसको अगर आप चेंज भी ना करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोजेक्ट पे। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ आईडी है, इसके अंदर यानी एक्टिविटीज़ जब हम करेंगे, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं ऐड करता हूँ, ये जो आईडी है हमारे पास ना, ये जो A100 है,
ये आपकी यूनिक होनी चाहिए। ये साइप 331 के अंदर डिफाइन हुआ है कि आपकी एक्टिविटीज़ आईडीज़ एंड एक्टिविटीज़ नेम जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अब ये किस तरह डिफाइन करेंगे, ये जब हमारे एक्टिविटीज़ सारी डिफाइन हो जाएँगी ना, तब मैं आपको समझाऊँगा कि आपने एक्टिविटीज़ को किस तरह डिफाइन करनी है, ठीक है? एक प्रोफ़ेशनल तरीके से। यानी फर्स्ट फ्लोर है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ईएलसी डैश फॉर एफएफ डैश लाइटिंग और उसका कोड, इस तरह यूनिक तरीके से आपने डिफाइन करना होता है। ये हम लास्ट में करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है बिल्डिंग नंबर 2, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डब्ल्यूबीएस पे आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ डब्ल्यूबीएस। अब यहाँ पे देखो, बिल्डिंग 1 हमारे पास जो डब्ल्यूबीएस मेरे पास बिल्डिंग 1 के है, वही मैं बिल्डिंग 2 के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे इश्यूज़ ये है कि अगर इन केस मैं ये सारे जो है ऐड करूँ यहाँ से बिल्डिंग 2 के अंदर, और फिर एक्टिविटीज़ भी बिल्डिंग 2 के अंदर डिफाइन करूँगा, तो उस पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा। प्रोसेस से मैं जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए करना था ये। बिल्डिंग 2 के अंदर मैं यहाँ अभी इसको बिल्डिंग 2 के अंदर जो है कोई भी डब्ल्यूबीएस जो है अभी नहीं ऐड करता, यानी इसको कॉपी पेस्ट नहीं करता। जब मैं एक्टिविटीज़ भी डिफाइन कर लेता हूँ, तो मैं सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो, एक्टिविटीज़ के साथ डब्ल्यूबीएस को कॉपी पेस्ट करके इस बिल्डिंग 2 के अंदर हम इसको यूज़ कर लेंगे, या बिल्डिंग 2 को हम बिल्कुल यहाँ से ख़त्म ही कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि प्रोसेस जस्ट मैंने आपको समझाना था। इसके अंदर जब एक्टिविटीज़ हम डिफाइन करेंगे, तो एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफाइन करने हैं। एक एक डिटेल से ये कोर्स मैंने आगे लेके जाना है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस चीज़ों को जो कवर करो, ठीक है? साथ-साथ कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इसके अंदर जो है साथ-साथ कवर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो है हमारा जो काम होता है वो डब्ल्यूबीएस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं सारे। अब आगे बारी जो है हमारी, वो हमारी है एक्टिविटीज़ डिफाइन करने के लिए। लेकिन एक्टिविटीज़ को डिफाइन करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ से आप लोगों ने जो है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों को डिफाइन करनी है। यहाँ पे जो है कोई टैब्स आपको रिक्वायर्ड हो, तो आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, कॉलम के अंदर आना है, और यहाँ से आपने इसको लिस्ट पे क्लिक करना है, तो आपको ये लिस्ट बन जाएगी। यहाँ से जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं ऐड कर लेता हूँ बीएल स्टार्ट, यानी बेस लाइन फिनिश या बेस लाइन स्टार्ट। अब ये फिनिश है तो स्टार्ट भी हमारे पास होगा इस तरह। हम यहाँ पे देखो बीएल वन स्टार्ट, बेस लाइन स्टार्ट, अर्लियर स्टार्ट, लेट स्टार्ट। इसके अंदर क्या फ़र्क है, ये आगे जब हमारे बेस लाइन असाइन हो जाए फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर डेट्स के अंदर क्या फ़र्क है और हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ मैंने ऐड करनी है, बजटेड यूनिट। ये कोई भी आप यहाँ से कोई भी चीज़ ऐड करेंगे ना, तो आपने यहाँ से सिंपल आना है, राइट क्लिक करना है कॉलम की तरफ, और कॉलम से आपने इसके अंदर चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, ठीक है? यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ बजटेड लेबर यूनिट, या बजटेड यूनिट भी अगर आपके पास है। ओल्डर वर्जन जितनी भी है, यानी ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है 2025, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हुई है, ये बजटेड लेबर यूनिट हो गया। 20 से वर्जन जो पिछले थे उसके अंदर बजटेड यूनिट डायरेक्ट होते थे। तो अगर इन केस आपको बजट लेबर यूनिट और बजट यूनिट दोनों हो, तो दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है? एक ही चीज़ है। इसको मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। अब ये जब हम रिसोर्सेज असाइन करेंगे ना, तो ये बजट लेबर हमने आगे हमारा सारा बेस लाइन जो होते हैं, जो वेटेजेस होते हैं हमारी, जो हमारी अपडेट होती है, वो इसी बजट लेबर यूनिट्स पे होती है। ये पीएमएस जब हम बनाएंगे प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट, उसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह इसको पे ऊपर हमने काम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है मेरे पास, ये टाइम स्केल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी जितनी भी एस कर्व बनते हैं, हिस्टोग्राम बनता है, तो टाइम स्केल को आपने यहाँ से ज़रूर चेंज करना। यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ से टाइम स्केल पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये हमारे पास डेटा डेट का लाइन है। डेटा डेट लाइन, अब ये क्या है, मई के अंदर है। मेरा डेटा डेट क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो डेटा डेट 15 में। तो ये देखो 15 में जो है मई के बीच से रहा है। तो जब मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से अपडेट करूँगा ना, जब एक्टिविटीज़ यहाँ डिफाइन करूँगा, तो जब मैं इसको वीकली वाइज अपडेट करूँगा, तो ये मेरे पास जो है 22 पे जाएगा, फिर 21, तो ये यहाँ से भी जो डाटा डेटा आपका यहाँ से जाएगा, और साथ साथ में हमारा प्रोजेक्ट भी अपडेट होता जाएगा। तो जब भी आपने यहाँ पे एस कर्व भी बनाना है, आपने एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को यहाँ से अपडेट भी करना होता है, जब आप एक्टिविटीज़ डिफाइन करेंगे,
तो आपका डेटा डेट को आपने ख़्याल रखना है यहाँ पे। अगर इन केस आपको यहाँ से इस तरह कोई रेड लाइन ओपन हो गया या येलो लाइन ओपन हो गया है सॉरी, तो आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? ये स्पॉट लाइट है जस्ट इसका कोई सी लेकिन एक एरो आपको दे देता है ये स्पॉट लाइट, ये जब खुद ओपन हो जाता है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है जब आपको एग्ज़ाम्पल ये लाइट ऑन हो जाता है, फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अपने स्केड्यूल को यहाँ से एक दफ़ा स्केड्यूल करेंगे और जब आप स्केड्यूल करेंगे ना, तो उसके बाद आपने व्यू लॉग को ओपन करना है। व्यू लॉग के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिव एरोज़ होंगे ना, वो आपको यहाँ पे आ जाएँगे। अब एक्टिविटीज़ एक्चुअली यहाँ पे हमने जो है डिफ़ाइन नहीं की है कोई भी, इस वजह से यहाँ पे अभी कोई भी हमारे पास जो है वो एरो इसके अंदर नहीं है। अब मैं इसको कैंसल करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं स्केड्यूल भी करता हूँ, स्केड्यूल भी नहीं हो रहा। यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर रहा है देयर आर नो एक्टिविटीज़ टू स्केड्यूल ओके। ये एक्टिविटीज़ हम जब डिफ़ाइन करेंगे, टाइम स्केल के अंदर आपने किन चीज़ों को ख़्याल रखना है, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, टाइम स्केल पे मैं आता हूँ। यहाँ पे देखो कैलेंडर टाइप को आपने कैलेंडर पे रखना है और यहाँ पे डेट इंटरवल जो है, जब आपसे प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कहे कि मुझे जो एस कर्व चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, क्लाइंट आपको बता दे कि ये मंथली चाहिए, तो आपने यहाँ पे ईयर मंथ सेलेक्ट करना है। ईयर मंथ, ठीक है? ये सेकंड वाला। अगर आपने वीकली वाइज़ सबमिट करना है, तो आपने यहाँ पे मंथ वीक सेलेक्ट करना है। ठीक है? मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, वो ईयर मंथ यूज़ करते हैं या मंथ वीक्स। ये बाकी भी होते हैं, यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं, वो ईयर मंथ, मंथली और मंथ वीक का सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल अभी जो मेरा सेलेक्ट है ना, वो मंथ वीक का है। मंथ वीक का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो मुझे ये जो डेट दे रहा है, डेटा दे रहा है ना, वो मंथ का दे रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर दे रहा है। अब एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको ना वीक कर लेता हूँ, मंथ वीक कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी ये मुझे वीक शो हो रहा है। यानी 3, 10, 17 यहाँ यहाँ पे देखो 3 से 10 डे तक 1 वीक हो गया, 10 से 17 तक सेकंड वीक हो गया, 17 से 24 मेरे पास नेक्स्ट डे हो गया। ठीक है? तो आपने भी इसको इसका ख़्याल रखना है। इसका इसलिए ख़्याल रखना है क्योंकि हमारा जो एस कर्व बनते हैं ना, तो आपने यहाँ से टाइम स्केल को पहले सेलेक्ट करना होता है। आगे हम एस कर्व जब बनाएँगे, तो वहाँ से आपको मैं समझाऊँगा। नेक्स्ट इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो हमारे पास जो है कर्टेन्स है, आर्ट कर्टेन्स है। यहाँ से कर्टेन्स हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर इन केस आपने यहाँ पे देखो कर्टेन जिसको कहते हैं। इन एग्ज़ाम्पल आपने प्रोजेक्ट को अपडेट किया है और आप चाहते हो कि ये मुझे जो है ना ऐसा शो हो जाए कि यहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट अपडेट है। फिर आप यहाँ पे ऐड कर्टेन कर सकते हो इसको। ठीक है? अगर आप इसको डिफ़ाइन भी करो, कोई फ़र्क नहीं त पड़ता आपके प्रोजेक्ट पे, ना भी डिफ़ाइन करो, ज़रूरत नहीं है, आप भी ना करें। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है बार चार्ट की डिटेल है। अब बार चार्ट की हमारे पास शो रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो रिलेशनशिप जब हम करेंगे, एक्टिविटीज़ को लिंक करेंगे, तो आपको रिलेशनशिप आपने शो करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। शो लेजेंड ये आगे हम कवर करेंगे इसके अंदर, यानी जब एक्टिविटीज़ अब ये सारे एक्टिविटीज़ की डिटेल है। बार चार्ट की डिटेल है, लेकिन ये हमें मज़ीद क्लियर तब शो होंगी जब हम एक्टिविटीज़ की जो है लिंकेज कर लेंगे। ठीक है? इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है सिर्फ़ बार इसके ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो अगर इन केस हमने कोई बार्स के अंदर चेंजेस करनी है या न्यू सेलेक्ट करनी है किसी एक्टिविटीज़ को, डब्ल्यूबीएस समरी के लिए हम आगे बार्स ऐड करेंगे, वो मैं आपको समझाऊँगा किस तरह करेंगे। जितनी भी बार्स को आपने चेंज करनी है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास अभी कोई बार अगर मैं देखूँ यहाँ पे कोई शो हो रही है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं जो है ना डेट्स जो है ना वो मैं देता हूँ 50 डेज़ दे देता हूँ। ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरे पास जो है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखो ये मेरे ड्यूरेशन शो हो रहा है, इस एक्टिविटी का ये बार शो हो रहा है। मैं इसको अगर इन केस इस बार को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो रिमेनिंग वर्क का मेरे पास ग्रीन है। अगर इन केस आपने इसको चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल येलो करना चाहते हैं, ओके करो, अप्लाई करो, ये येलो हो जाएगा। ठीक है? मोस्टली हमारे पास ये जो होता है, ये ग्रीन ही होता है। ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे कर लेता हूँ, दोबारा लेके आ जाता हूँ इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्चुअल बार, ये जब बेसलाइन असाइन हो जाए हमारा, जब एक्टिविटी हम अपडेट करेंगे, तो ये बार हमें शो हो जाएगी। तो उस टाइम हम इसको करेंगे। और अगर आपने कोई नया स्टार्ट करना है, फ्लोट आपने शो करना है, परसेंट बार आपने किस कलर से,
फ्लैग है ये हमारे पास माइलस्टोन के, माइलस्टोन को आपने किस तरह शो करना है। अगर आप यहाँ से फ्लैग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंबल भी चेंज इसको कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से। अगर एग्जांपल राइट वाला ये है और लेफ्ट वाला ये है, कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ओके क्लिक करता हूँ। बार सेटिंग है हमारे पास, शो बार व्हेन कोलैप्स्ड, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बट इसको यहाँ से कलर सी प्राइमरी बेस लाइन है, सेकेंडरी बेस लाइन है, इसको हम बाद भी साथ साथ करेंगे। जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ हमने यहाँ से करनी है। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखो, ये मेरे पास जो है डिटेल है, डिटेल के साथ मेरे पास एक्टिविटी यूजेज स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट के अंदर जो है मैंने यहाँ से सिंपल डाटा उठाना है। इसका फ़ायदा ये है ना कि यहाँ से मैं जब हमारा बेस लाइन असाइन हो जाए, जब हम एस कर्व बनाएंगे ना, तो हम ईजी तरीके से यहाँ से डाटा यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे और एक्सेल के अंदर इसको लेके जाएंगे और वहाँ से हम एस कर्व हिस्टोग्राम बनाएंगे। आप यहाँ से वो डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से एक्सईआर स्प्रेडशीट के अंदर एक्सेल के अंदर करना चाहते हैं, नेक्स्ट करो। एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, रिसोर्स असाइनमेंट चाहिए, वट जो भी आपको चाहिए, प्रोजेक्ट नेम कौन सा है, सेलेक्ट वन प्रोजेक्ट, इसको करना चाहते हैं यस करो। और यहाँ से आप मॉडिफाई के अंदर जो आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ओके करो, एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट उसका भी सिंपल यहाँ पे प्रोसेस है कि आप यहाँ से जो है बजट लेबर यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो इस ये जो प्लान वैल्यू लेबर यूनिट है ना, इस पे ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ से स्प्रेडशीट फील्ड पे क्लिक करो और यहाँ से जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको भी सेम आप ग्रुप एंड सॉर्ट लिस्ट पे करो, यहाँ से आप ऐड करो। अब यहाँ पे देखो मेरे पास है बजट लेबर यूनिट, हम यूज़ करेंगे बजट लेबर यूनिट को, हम यूज़ करेंगे आगे, या प्लान लेबर यूनिट, प्लान वैल्यू लेबर यूनिट भी यूज़ करेंगे जब हमारा बेस लाइन स्टार्ट में सबमिट होगा। इससे हम एक्चुअली जो है वो एस कर्व बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा काफ़ी काम यहाँ पे होगा। एस कर्व हिस्टोग्राम जब हम डिफाइन करेंगे तो सारा डाटा हम यहाँ से उठाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो है एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल है मेरे पास। यूजेज प्रोफाइल अभी शो नहीं होगी, जब मेरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे डिफाइन हो गई ना तो वो यहाँ पे आपका एस कर्व वगैरह हिस्टोग्राम यहाँ पे भी बन जाता है। P6 हमें खुद भी अपना एक एस कर्व हिस्टोग्राम देता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमारा एस कर्व जो होता है वो एक्सेल के अंदर या पावर बीआई के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं वो एक्सेप्टेबल होता है, और हमने भी उसके ऊपर जो है वो आगे काम करना है, हमने भी एक्सेल के अंदर काम करना है। ये P6 हमें साथ साथ खुद भी बनाता है, एस कर्व हिस्टोग्राम बनाता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है रिसोर्स यूजेज स्प्रेडशीट। रिसोर्स यूजेज स्प्रेडशीट के अंदर जो है हमारी जब रिसोर्सेज डिफाइन हो जाए ना, तो रिसोर्सेज के अंदर हमने हमारे पास जब आवर एलोकेशन हो जाती है ना, तो वो हमें यहाँ से पता लगेगा कि हमारी कहाँ पे किस मंथ के अंदर आवर एलोकेशन हुई है। आवर एलोकेशन का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी के लिए एग्जांपल मैंने 2 रिसोर्सेज डिफाइन किए, और जहाँ पे वहाँ पे यानी एग्जांपल मैंने चेक कर लिया अपने रिसोर्स स्प्रेडशीट के अंदर या रिसोर्स यूज प्रोफाइल के अंदर, वहाँ पे मैंने देख लिया कि मेरे एस पर P6 वहाँ पे तो ओवर एलोकेशन हुई है यहाँ, यानी मतलब ये है कि 2 की जगह 4 हमारे पास डिफाइन होगा यहाँ पे। सम टाइम ये होता है कि P6 की एक्टिविटी जो हमारी लेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो उसकी सारी रिसोर्सेज, उसका जो स्केड्यूल होता है, जो डेट होता है, वो नेक्स्ट चला जाता है। यानी एग्जांपल इसका मतलब सिंपल ये है कि 4 टू 11 वीक के अंदर हमने एक काम को डिफाइन किया है, एक एक्टिविटी को, उसको हमने रिसोर्सेज दिए। अब वो इस वीक के अंदर नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो हमारे पास यहाँ पे आ गई, और इस यहाँ पे आपका ऑलरेडी पहले से भी जो है काम पड़ा हुआ है 18 टू 15, तो यहाँ भी रिसोर्सेज आ गए और ये वाली भी आ गए, तो वहाँ पे आपकी जो है ओवर एलोकेशन हो जाती है। एक होता है रिसोर्स लेवलिंग, एक होता है रिसोर्स ओवर एलोकेशन। रिसोर्स लेवलिंग का मतलब है कि बस जो रिसोर्सेज आपने जहाँ पे डिफाइन किए वो वहाँ पे यूज़ हो रही है। यानी इस वीक के अंदर हमने 10 एग्जांपल हमने रिसोर्सेज डिफाइन किए, तो आप एज पर स्केड्यूल भी आपकी यही 10 जो है वो यूज़ हो रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास बजट यूनिट, इसके साथ भी हमारा काम होगा। ये भी हमें P6 देता है, यूजेज प्रोफाइल जो है ये भी हमें रिसोर्स के बारे में, जब हम रिसोर्सेज और इक्विपमेंट के बारे में जो एस्कर हमें चाहिए होता है वो हमें P6 यहाँ पे देता है। ये भी यहाँ पे P6 हमें ये भी बनाता है, बट ये भी क्लाइंट को एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्लाइंट जो मांगता है वो पावर बीआई का या एक्सेल का मांगता है, और वो हम बनाएंगे कि हम जिस तरह स्टार्ट में मैंने लेक्चर में आप लोगों को एक डैशबोर्ड दिखाया था,
उस डैशबोर्ड के अंदर सारी चीज़ें होती है। आपका पीएमएस भी होता है, आपकी हिस्टोग्राम भी होता है, एस कर्व भी होता है। इसके अलावा हमारे पास फ्रंट स्टेटस रिपोर्ट होता है, मॉनिटरिंग शीट होती है हमारे पास और समरी होती है। ये सारी चीज़ें आगे जो है हम इसके अंदर बनाएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो होप यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर काफ़ी था। आगे जो है हम स्टडी करेंगे एक्टिविटीज़ को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्टिविटीज़ की तरफ आएँगे। फिर हम समझेंगे कि हम एक्टिविटीज़ को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है डब्ल्यूबीएस आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।